तो क्या लगता है भारतीय एजुकेशन सिस्टम और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में क्या अंतर है? तो उन्हें कुछ खास लोगों की ज़रूरत है जो पहले से ही प्लान करा गया है। कोई भी ऐसा इंसान चलते फिरते जिसने आपकी वीज़ा एप्लीकेशन लगा दी, आपका वही डॉक्यूमेंट किसी और की फाइल पे भी लगा दिया। सलोनी जी, ओवरसीज का सपना तो हम देखते हैं, बहुत सारे यूथ भी देखते हैं, मगर हम अक्सर देखा जाता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस में। मैं बोलती हूँ आपकी फाइल में तो आप पहले से ही मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, आपका 70 लाख का पैकेज है। अब आपकी जो असली स्किल थी वो थी इलेक्ट्रिशियन की, आप मेरे पास वो स्किल लेके आते, मैं आपको रेजिडेंसी दिलवा देती। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से जाने चाह रहे हैं तो आप स्कूल से लेके कॉलेज तक की और रिसर्च तक की एडमिशन्स ले सकते हैं। और जब आप कमेंट्री सुनेंगे तो आप सब देखिएगा कि डाउन अंडर सब ऑस्ट्रेलियंस के लिए यूज़ होता है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। ऑन पॉइंट भारत देख रहे सभी ही दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, किसी न किसी खास शख्सियत से हम आपसे रूबरू करवाते हैं, आपसे परिचय करवाते हैं। तो आज जो खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं, जो आप कैमरे में भी देख सकते हैं, प्यारी सी मुस्कान के साथ, खूबसूरत चेहरे के साथ स्वागत करना चाहूँगी फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्विफ्ट कंसल्ट, मिसेज सलोनी जैन बत्रा जी का। हार्दिक स्वागत है। नमस्कार नेहा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। जी, सलोनी जी के बारे में बता दूं, ये दुनिया का भ्रमण करके आई हैं और सीधा इस वक्त डाउन अंडर से हमारे बीच पहुंचे हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत मीलों का सफ़र है ये और हम डाउन अंडर से आ रहे हैं। तो क्या इज इट व्हाट यू वांट टू नो कि डाउन अंडर है क्या? जी बिल्कुल, दर्शक भी मैम एक्साइटेड होंगे जाने के लिए और क्यूरियस भी हो रहे हैं कि आखिर डाउन अंडर क्या है। देशों विदेशों का तो हम सुनते हैं, बट ये डाउन अंडर टर्मिनोलॉजी के बारे में बताइए। चलिए, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक ऐसा डाउन अंडर टर्म यूज़ करी जाती है, बहुत ही ऑस्ट्रेलियन स्लैंग है। तो इसके पीछे एक कहानी है। हुआ क्या कि जब यूरोपियंस एक नई दुनिया ढूंढने निकले तो वो अपने देश से नीचे चलना शुरू हुए। नीचे चलते 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 सब कंट्रीज़ के नीचे दो बहुत छोटी सी कंट्रीज़ आती हैं, विच आर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो जोग्राफिकली बोला जाए तो एक इक्वेटर होता है और जब आप उसको क्रॉस करते हैं, नीचे साउथ डायरेक्शन में आते हैं, तो आपको पूरा ग्लोब क्रॉस करने के बाद एक कॉन्टिनेंट मिलता है ऑस्ट्रेलिया। तो इन दो कंट्रीज को मिला के नाम रखा गया डाउन अंडर। अब आप लोगों के यहाँ, जी बिल्कुल, अब आप लोगों के यहाँ क्रिकेट टीम आने वाली है और जब आप कमेंट्री सुनेंगे तो आप सब देखिएगा कि डाउन अंडर सब ऑस्ट्रेलियंस के लिए यूज होता है जी। और आज की डेट में ये एक ऑस्ट्रेलियन आइडेंटिटी है। जी, मुझे लगता है मैम यहाँ पर हम मैच तो अक्सर देखते हैं, भारत में तो क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है और जब हम सुनते हैं कमेंट्री में, बहुत सारे लोगों को ये आशंका रहती होगी कि आखिर ये डाउन अंडर क्या है, बट आज सभी उन दर्शकों का ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। मैम, आप मीलों की दूरी तय करके आए हैं। भारत का अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें या फिर विदेश की एजुकेशन सिस्टम की बात करें, आपने ये दोनों ही अच्छे से जिए हैं, तो क्या लगता है भारतीय एजुकेशन सिस्टम और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में क्या अंतर है? देखिए, दोनों सिस्टम्स में मैंने पढ़ाई करी है और दोनों ही दिनों ने मेरे को बहुत ही सूक्ष्म और प्रबल बनाया है। पर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही विशेष हैं ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ दोनों की कंट्रीज़ की, बिकॉज़ इंडिया में मैं पैदा हुई हूँ और ऑस्ट्रेलिया में मैंने काम करा है। तो एक कर्म भूमि है, एक जन्म भूमि है। तो क्या डिफरेंस जो मुझे लगा एजुकेशन सिस्टम में है कि अगर आप देखें, एक यूएस रैंकिंग होती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, नेहा जी, उसमें टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया की हैं, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से। और जो हमारा आईआईटी दिल्ली है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन हमारे भारत का, वो 123 नंबर के ऊपर है। तो वहाँ की एजुकेशन एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन है। तो सिलेबस और डिग्रीज सिर्फ पढ़ाई के लिए, मार्क्स के लिए ऐसी पढ़ाई नहीं है, बहुत ही ग्लोबली ओरिएंटेड, रिकॉग्नाइज्ड
और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। किसी ने आर्ट्स पढ़ी है वो अकाउंटेंट बन सकता है, जिसकी एग्जांपल मैं हूँ। और बिना बायोलॉजी किए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो जी। एक कंट्री है, वो है ऑस्ट्रेलिया। जी, आपने बाखूबी बताया कि ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बीच में आपने अंतर बताया। यहाँ पर आपसे सलोनी जी पूछना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो बच्चा है हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, तो ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? बहुत सारे उसके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर ग्लोबल एक्सपोजर के लिए ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चुने वो? आपने बहुत अच्छा पॉइंट पिक करा है कि आज का हमारा विश्व ही ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने तो खुद क्लासरूम से लेके अपना घर ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करा है। तो सबसे अच्छी बात तो वहाँ पे यही है कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही एक सॉलिड लाइफस्टाइल है। और उससे बड़ी बात ये है कि आज के डेट में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन करा हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। अब इसका मतलब क्या है हम इंडियंस के लिए या हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, राइट? इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो सेक्टर बाय सेक्टर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड खुलता जाएगा। जहाँ की एजुकेशन, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ के ट्रेड्स, लो टैरिफ्स, ये सब होगा। और जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी है एज सच, वो माइग्रेशन के ऊपर ही बनी है। और मैं खुद भी एक मारा एजेंट हूँ। तो अगले 15 साल की अगर हम ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी देखेंगे तो उन्हें कुछ खास लोगों की ज़रूरत है जो पहले से ही प्लान करा गया है। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ द कॉर्डियल रिलेशनशिप्स जो हमारे चल रहे हैं। अब और बात है कि जाने के बहुत सारे तरीके भी हैं वहाँ पे। आपको सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा से जाने चाह रहे हैं तो आप स्कूल से लेके कॉलेज तक की और रिसर्च तक की एडमिशन्स ले सकते हैं। और क्योंकि इतना अच्छा एग्रीमेंट है इंडियन और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के बीच में, सॉरी, उसकी वजह से जब आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हैं तो आपको इनफैक्ट एक्स्ट्रा साल रहने को मिलते हैं, 3 साल तक मिल जाते हैं या 4 साल तक मिल जाते हैं, बिकॉज आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं जिसने कि साइंस और टेक्नोलॉजी में वहाँ पे पढ़ाई ख़त्म करी है। जी। ये है एक तरीका। दूसरा तरीका है, जैसे मैंने बताया कि उन्हें एक स्किल्ड लोग चाहिए, राइट? तो वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन, वो स्किल्ड वर्कफोर्स, आप वो तरीके अपनी डिग्रीज को यूज़ करके वहाँ जा सकते हैं। वहाँ के एम्प्लॉयर्स को आपकी ज़रूरत है। फिर कुछ होते हैं फैमिली वीज़ाज़, जैसे कि आपकी शादी वहाँ पे हो गई, आपके पेरेंट्स हैं वहाँ पे, आप वैसे जाएंगे। और तो ये बहुत सारे तरीके हैं ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए। और जाने का रीज़न वही है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपके गुरुद्वारा साहब में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर आके खाना खाते हैं। जी। और जब दिलजीत दोसांझ आता है, ओए पंजाबी आ गए, तो पंजाबी आ पूरा गए। स्टेडियम उनको मिलता जी। है, जो कि मेलबोर्न। जी हर सिटी में, जो कि पहले सिर्फ ब्रिटिश या यूरोपियन आर्टिस्ट के लिए खुलता था, आज हम एज एन इंडियंस वो सारे स्टेडियम्स को एक्सेस करते हैं। सो वी हैव अ वेरी सेफ मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। सलोनी जी, ओवरसीज़ का सपना तो हम देखते हैं, बहुत सारे यूथ भी देखते हैं, मगर हम अक्सर देखा जाता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस में, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स उस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन से तरीके के लिए या कौन सा वीज़ा डाल के जा रहे हैं। बट एज अ मारा एजेंट जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जी। वो है इंग्लिश लैंग्वेज का एक डॉक्यूमेंट, कि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो आपको वहाँ पे अपना प्रूव करना पड़ता है कि आपको इंग्लिश आती है, जिसका एक बहुत नॉर्मल सा टेस्ट होता है। तो आप वो लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर दे के रखिए। जी। दूसरा, आपको मैं बोलूँगी कि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, सो योर एकेडमिक्स, आप वहाँ पे हर लेवल की यूनिवर्सिटी है, 60-70% वाले के लिए भी यूनिवर्सिटी है, 90% वाले के लिए भी यूनिवर्सिटी है।
पर आपको काम क्या करना है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो वो जेन्युइन आपके सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। और अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपके वर्क एक्सपीरियंस के लेटर्स, आपके जो क्वालिफिकेशंस के लेटर्स, वो सब बहुत ही प्रॉपर और जेन्युइन होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पासपोर्ट। किसी भी कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट्स की ज़रूरत है। जी। और कुछ काम अगर हम टूरिस्ट वीज़ा में देखें या फिर स्टूडेंट वीज़ा में देखें तो आपको फंड्स शो करने पड़ते हैं कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट का की वेल्थ है या एसेट्स है कि आप उस देश में जाके उनके ऊपर एक भार नहीं बनेंगे। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। एंड यस, वी एज अ कंसल्टेंट और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए एक करियर से पढ़ाई करी है, विच कैन एब्सोल्युटली टेल यू व्हाट आर द मोस्ट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स। जी। मेन चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया की सोसाइटी में झूठ बोलने का कोई तोड़ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फेक जी, कोई नहीं, शॉर्टकट नहीं करनी। कोई जी। शॉर्टकट नहीं नेहा जी। जी। सलोनी जी, आपने डॉक्यूमेंट्स का बता दिया, एजुकेशन सिस्टम पर हमने बात की। मार्केट में कहा जाता है कि इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक ऑस्ट्रेलियाज वीज़ा, तो आपका क्या इस पर कहना है? इज़ इट ट्रू या सिर्फ एक ही मिथ है? मैं बोलूँगी कि ये थोड़ा सा मिथ की तरफ है, ठीक है। बिकॉज आप दो बातें हैं, एक आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं और कौन आपको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है। जी। अगर आप खुद से फोकस नहीं हैं, आप खुद से आपने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं दिया है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई आपको बस उल्टा सीधा भेज दे, डंकी रूट्स, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। पर अगर आप एक जेन्युइन तरीके से, आप एक रजिस्टर्ड मारा एजेंट से डिस्कशन करके, उनकी राय लेके, एक सिस्टमैटिक वे से इसकी तैयारी करते हैं जी। तो स्किल्ड लेबर और स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज़रूरत है। जी, यहाँ पर सलोनी जी आपको रोकना चाहूँगी। आपने मारा एजेंट्स की बात की, आप जी, खुद जी। भी एक मारा एजेंट हैं। जी, जी, जी। मगर हमें ये बताइए, एक नॉर्मल एजेंट और मारा एजेंट के बीच में क्या अंतर होता है? बिल्कुल। अब देखिए, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जी। एक रेजिडेंट्स, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं और जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक ओपन करा है, एक स्टडीज़ जिसको आप कह सकते हैं या लाइसेंसिंग कह सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेड डिप्लोमा इन माइग्रेशन लॉ। जब आप वो पूरा करते हैं, 1 साल के लिए वो आप करते हैं और उसके बाद आपको एक लाइसेंस दिया जाता है। और वो जो लाइसेंस वो जो देती है ऑर्गेनाइजेशन, वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट के नीचे रह के काम करती है। सो विच मीन्स द रजिस्टर्ड मारा एजेंट्स आर काइंड ऑफ एन ऑथराइज्ड लाइसेंस्ड पीपल, जिनको इमिग्रेशन एडवाइस देने के लिए ट्रेन करा जाता है और गवर्नमेंट को के कंप्लायंसेस में रह के उन लोगों को काम करना होता है। सो दोज आर द पीपल हु नो द लॉ, जिनको लॉ की समझ भी है जी। और जिनको ऑनेस्टली और एथिकली अपना काम वीज़ा का करना भी है। जी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी को ऑनेस्ट काम करने के लिए कोई ईमानदार आदमी चाहिए जिसको इमिग्रेशन लॉ की पूरी नॉलेज हो, तो ये फ़र्क है एक रजिस्टर्ड मारा एजेंट में। जी। कि कोई भी ऐसा इंसान चलते फिरते जिसने आपकी वीज़ा एप्लीकेशन लगा दी, आपका वही डॉक्यूमेंट किसी और की फाइल पे भी लगा दिया। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, मैम हम यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ गए हैं, अब हमें आगे का पाथवे प्लीज़ समझाएं। जी, उन्हें ये शॉर्टकट लगता है कि टूरिस्ट वीज़ा हाँ, पर चले जाएंगे या स्टूडेंट वीज़ा पर इजी हो जाएगा। हाँ, जी, कि आगे का वहाँ जाके कुछ पाथवे कर लेंगे। बताएं। मैं बोलती हूँ, आपकी फाइल में तो आप पहले से ही मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, जी। आपका 70 लाख का पैकेज है। अब आपकी जो असली स्किल थी वो थी इलेक्ट्रिशियन की, आप मेरे पास वो स्किल लेके आते, मैं आपको रेजिडेंसी दिलवा देती। अब आपकी फाइल तो झूठ पे बनी हुई है, 70 लाख का एमएनसी का पैकेज और क्वालिफिकेशंस। सो अनफॉर्चुनेटली लोगों को बहुत बहका दिया जाता है और इस तरीके से जब वो गलत चीज़ें हो जाती हैं, जो एजेंट्स के ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का जी। कंट्रोल नहीं है, उन सब से एक माना एजेंट आपको बचा सकता है। जी,
हम ऐसे कह सकते हैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल होते हैं जी, एब्सोल्युटली जिसके थ्रू जो ओवरसीज पाथवेज का जो रास्ता है वो आसान हो जाता एब्सोल्युटली जी, दोज हु हैव टू हु आर वेरी ट्रेन्ड, है जी उनके पास वो निगाहें हैं जो वीज़ा ऑफिसर के पास है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की एक काम करने का तरीका होता है, और वो क्या तरीका है वो इन एजेंट्स के साथ शेयर करा जाता है। जी। सलोनी जी, हमने अब तक बात की जो विदेश जाना चाहते हैं ग्लोबल एक्सपोजर के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, मगर जब यहाँ से चले गए, मान लीजिए एक सिटीज़न है इंडिया से, वो विदेश चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसके बाद उसे बहुत सारे चैलेंजेस करना पड़ता है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, एक नई दुनिया, नया इन्वायरमेंट, नई सोसाइटी। तो उस बीच किस तरह का माइंडसेट अभी से प्रिपेयर करना चाहिए? एब्सोल्युटली, बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन करा है, और जो मैं अपनी जर्नी भी आपसे थोड़ा जी सा शेयर करूँगी जी कि जब आप नए शहर में या नई जाते हैं तो ही चेंजेस आती हैं, और अब तो आप एक कंट्री की बात कर रहे हैं, आपने एक कंट्री ही मूव कर दी। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपको जो समझना है, वहाँ के कंट्री के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सो सबसे पहली तैयारी जाने से पहले आपको ये करनी है, आपको वहाँ के कल्चर को समझना है। जी और अगर आप 17-18 की एज में जा रहे हैं तो आपको अपने अंदर इंडिपेंडेंस लेके आनी है। क्यों? वहाँ पे कोई मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, कोई आपको उठाने नहीं आ रहा, कोई आपका काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट। और आप कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, दैट इज द माइंडसेट यू नीड टू कैरी, दैट मेरे को जो भी काम करना है, जो भी काम मिल रहा है, आई हैव टू डू इट। सो मैं ये बच्चों के भी बहुत बोलती हूँ कि आप बोलते हैं क्या तैयारी करें अब हम। मैं कहती हूँ सबसे पहले आप काम ये करें कि आपके पेरेंट्स के जो जो बिजनेसेस हैं, जो जी जो वो कर रहे हैं, उस चीज़ में आप घुस जाएं। अगर आपके फादर की दुकान है तो प्लीज़ दुकान पे जाके बैठिए। आपको पता होना चाहिए कि ग्राहक से बात कैसे करनी है, मेरे को अपना व्यू पॉइंट रखना कैसे है। जी जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन सिस्टम क्या है, आप अपनी बात बोल पाएँ, आप अपनी बात समझा पाएँ। सो 3 लाइफ स्किल्स: बी इंडिपेंडेंट, अपना खाना बनाना खुद सीखें, अपने जी बैंक अकाउंट ऑपरेट करें, अपनी सारी चीज़ें खुद से करें। सेकंड, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स, अपने पेरेंट्स के बिजनेसेस में जाके घुसे, वहाँ पे कस्टमर हैंडलिंग, फाइनेंशियल हैंडलिंग, ये सब चीज़ें करना सीखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी हॉबीज़ जो भी हैं उसको आप अपना इस तरीके से सीखें कि आप उसको आगे किसी को सिखा पाएँ। आज मैं अगर किसी ढोल बजाने वाले को अपने घर पे बुला रही हूँ, तो मैं उसको $50 to $100 एन आवर एक इमैच्योर बच्चे को देती हूँ। एंड इफ दैट इज़ अ प्रोफेशनल, ही इज़ पेड $300 एन आवर। सो ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन में आपको साथ में काम करने का मौका मिलता है, लीगली, ठीक है? जी तो ये कल्चरली अप्रोप्रिएट है कि आप यहाँ पे रह के भी पढ़ाई के साथ साथ काम करना शुरू करें, जी ताकि आपको ये सब नॉलेज हो। तो ये सारी स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स, जो आपको वहाँ पे बहुत काम आएंगी। जी जो लोग मैगी नहीं बना सकते वो वहाँ ना जाएं। ये तो बहुत अपने वैलिड पॉइंट बताया, क्योंकि मैगी जो है लाइक इजी टू इजी टू कुक यस, और हमें इंस्टेंट आदत भी है, हर एक चीज़ हम इंस्टेंट जी। चाहते हैं, चाहे वीज़ा भी अप्लाई करना हो तो हम चाहते हैं इंस्टेंट वीज़ा लग जाए। तो मैम सलोनी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो कौन कौन से हर्डल्स हैं मेजर जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का कारण बनती हैं, कौन सी चीज़ें हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा एक हम माइग्रेशन वर्ल्ड में टर्म यूज़ करते हैं, पिक 40-20, और जिसको हम बहुत डेंजरस भी मानते जी हैं। कि आप पे पिक 40-20 नहीं लगनी चाहिए, और उसका क्रक्स क्या है? फ्रॉडुलेंट और डॉजी पेपर वर्क, कि आपने शॉर्टकट के नाम के ऊपर ऐसी फाइल बनवा ली जी जिस पे एक एक जो भी जेन्युइन उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं,
इवन अगर आपको अभी वीज़ा मिल जाएगा तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे रही हूँ कि या तो रेजिडेंसी के टाइम पे या सिटीजनशिप के टाइम तक आते आते जब और भी डिटेल में जाके वर्क होता है वो आपका वीज़ा कैंसिल होगा ही होगा। तो रिफ्यूज़ल्स के कारण ये हैं कि यू हैव यूज्ड फेक्ड डॉक्यूमेंट्स, और आप अपना अगर टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा लगवा रहे हैं तो एक हम स्टूडेंट वीज़ा में टर्म यूज़ करते हैं जेन्युइन स्टूडेंट, और एक टर्म आती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है कि आप वहाँ जाना क्यों चाहते हो। अब सबको लगता है मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, मेरी दोस्त कह रही है मैं वही आके लिख दूँ कि जी। मैं इसलिए जाना चाहती हूँ। नो, इट्स योर ओन स्टोरी, इट्स योर ओन जर्नी। तो आपके पास ये जेन्युइन स्टूडेंट प्रूव करने के लिए कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो, ये पेपर वर्क बहुत ही अपना सोच समझ के एक अच्छे मारा एजेंट से या एक समवन हु इज ट्रेन्ड टू डू दैट, उस तरीके से आप अपना पेपर वर्क तैयार करें। और जो है तैयारी थोड़ी पहले से शुरू करें। जैसे मैंने बोला कि आइल्स का एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, आप उसको अच्छे से दें, उसमें अच्छे से तैयारी करें। जितने आपके हायर मार्क्स आएंगे एटलीस्ट आपको ये प्रूव नहीं करना कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है। सो द प्रिपरेशन बिगिन्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। इट्स नॉट अ वन डे जर्नी कि मैंने आज सोचा मैं कल पहुंच गया। स्टूडेंट वीज़ाज़ की अगर हम बात करें तो 6 से 8 महीने की प्रिपरेशन लगती है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन यू हैव योर पासपोर्ट से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। तो हर्डल्स मिटाने के तरीके यही हैं कि आप अपनी तैयारी पहले से शुरू करें, फोकस तरीके में करें, और उस तरह से अपने कंसल्टेंसी को चुने या जो भी आप अपना एजेंट चूज़ कर रहे हैं, दे शुड बी जेन्युइन, एथिकल एंड दे शुड नो देयर वर्क। जी तो दिस विल रिमूव हर्डल्स। जी। सलोनी जी, जो दर्शक अभी हम देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, नए नए मौके जो हैं अपनी ज़िंदगी में खुद को देना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? मेरी एडवाइस यही होगी कि दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम डेफिनेटली मूवमेंट के लिए, बिकॉज एक ग्लोबल वर्ल्ड जो हम कहते हैं जी। वो खुला हुआ है। और मैं अगर स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, मैं फिर वही बात कहूंगी जो मैंने पहले दोहराई है कि जो हमारी माइग्रेशन पॉलिसी हमारे को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिलीज़ करके दी है, उसमें अगले 20 साल के लिए वो माइग्रेशन के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स मान रहे हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर्स अब खुल रहे हैं। सो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप वहाँ चले गए तो आपको पूरी ज़िंदगी वहाँ बितानी है। अब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो हेड ऑफ हैं एक नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक के। उन्होंने आके अपनी ब्रांच अभी खोली है दिल्ली में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका एक आइडियल कैंडिडेट क्या है या कौन है। जी। ही वॉज लाइक डेफिनेटली अगर कोई बच्चा मेरे पास ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है जो अगर इंडिया में भी वापस आ गया है, मेरे लिए वो आइडियल कैंडिडेट है, क्योंकि उसने पढ़ाई वहाँ की कर ली, उसने कल्चर वहाँ का कर लिया, वो मेरी बात को समझ सकता है, रेगुलेशंस को समझ सकता है। और मैं अगर बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बच्चे पढ़ के आए हैं, मुझे पता है कि उसको हमारे कल्चर ऑस्ट्रेलियन नॉलेज ज़्यादा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इज़ कि बॉर्डर्स आज की डेट में ख़त्म हो रहे हैं, वाइप ऑफ हो रहे हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के केस में तो बिल्कुल ही। सो दिस इज़ द बेस्ट time to have a global movement, and it's a global education and a lovely place which gives you a lifestyle. आपने पढ़ाई या काम ख़त्म किया and you're straight to the beaches. So it's the best time to do and look out for the overseas pathways, but with a genuine consultancy, a good Mara agent, or with no shortcuts. प्लीज़ डंकी रूट्स नहीं चलेंगे और कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं चलेगा। जी। तो दोस्तों, सलोनी जैन बत्रा जी आज हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने हमें ओवरसीज़ के बारे में बताया। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, सपना देखते हैं विदेश जाने का, शॉर्टकट नहीं लेना है। जो रूट्स बने हुए हैं, जो कंसल्टेंसीज़ हैं, प्रोफेशनली सर्टिफाइड जो कंसल्टेंसीज़ हैं, उन्हीं को चुनें और अपने जो ख्वाब हैं उनकी तरफ कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू फॉर हैविंग मी।